Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ई फिजिक्स पर। लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है कि नहीं रहती। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और कोई कंडक्टिंग रॉड, एक चालक छड़ घूम रही है, ठीक है ना, इस तरह से अगर कोई चालक छड़ ऐसे करके घूम रही है तो उसमें कितना ईएमएफ प्रेरित होगा और क्यों प्रेरित होगा। तो अपना जो अगला टॉपिक है आज का वो यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई चालक छड़ में प्रेरित ईएमएफ, है ना, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड। एक रॉड है, एक चालक छड़ है जो रोटेट कर रही है, घूम रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। मैं आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन इसकी किधर है तो इनवर्ट यानी अंदर की तरफ है, और वो भी बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपको ये एक रॉड दिखा रहा हूँ, ये एक चालक छड़ है ना, इस तरह से। और ये जो चालक छड़ है वो इसमें घूमने के लिए फ्री है। किस तरह से घुमाई जा रही है कि जैसे ये चालक छड़ है तो इसके एक एंड को, एक सिरे को फिक्स रखकर और दूसरे सिरे को यूं करके ऐसे घुमाया जा रहा है। मतलब हम इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से घुमा रहे हैं कि इसका जो घूर्णन तल है, यानी जिस तल में ये रॉड घूम रही है ना, ये वाला तल, ऐसे करके ये तल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, इस तरह से इसको घुमाया जा रहा है ना। ये इसका तल हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तब हमें पता करना है कि इस रॉड में कितना ईएमएफ प्रेरित होगा। पीछे हम एक वीडियो में इस तरह की एक घटना को पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई भी रॉड मूव करती है, चलती है ना किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था। उसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था VBL। अगर कोई भी L लंबाई की चालक छड़ है, B चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, V वेलोसिटी से चल रही है, और इस तरह से व्यवस्था है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब उसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ करता था। कंडीशन ये है कि चालक छड़ को इस तरह से चलना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र में कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़े, है ना। अगर कोई भी चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए चल रही है तब उसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, VBL। अब अगर यहाँ देखा जाए तो इस रॉड को ऐसे करके घुमाया जा रहा है, एक सिरे को फिक्स रखकर, और दूसरा जो सिरा है इसका वो कुछ इस तरह के पथ पर घूम रहा होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो रॉड है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है, इतने कोणीय वेग से ऐसे करके घूम रही है। तब ये जो सर्किल बन रहा है, ये वाला सिरा उसके सर्किल के सेंटर का काम करेगा। इसकी लेंथ कितनी है तो हमने इसकी लंबाई को L मान रखा है। ये ऐसे करके रॉड घूम रही है। अब आप देख सकते हैं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैंने आपको दिखाई है, वो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे करके अंदर की तरफ, और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये रॉड ऐसे करके यूँ घूम रही है। तो जब ये रॉड ऐसे करके घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी, और जब कोई भी चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है तब उसमें कोई न कोई ईएमएफ प्रेरित होता है। बस उस ईएमएफ की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो पूरी चालक छड़ है ना, वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। या फिर ऐसे कह लो कि इस चालक छड़ को हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस चालक छड़ को ऐसे ऐसे काट दिया जाए हजारों टुकड़ों में, और उन बहुत सारे एलिमेंट में से मैं आपको यहाँ फिगर में एक छोटा सा एलिमेंट दिखा रहा हूँ, ये वाला। इसकी जो लेंथ है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, ये वाला, इसकी जो लंबाई है, हम इस लंबाई को मान के चल रहे हैं dx। और सेंटर O से, या फिर यूँ कह लो कि छड़ के इस वाले सिरे O से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान के चलेंगे x,
है ना, ये डिस्टेंस x है और इस अल्पांश की खुद की जो लंबाई है वो कितनी मानी है हमने, dx। अब ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूर्णन गति करता है ना, रोटेटिंग मोशन जब कोई वस्तु करती है तो उसके हर पॉइंट का कोणीय वेग तो सेम होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चालक छड़ ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो इस छड़ में जितने भी अल्पांश होंगे, चाहे वो अल्पांश यहाँ वाला हो, यहाँ हो, कहीं भी ले लें, सबका कोणीय वेग तो सेम रहेगा। इस चीज़ को देखो आप ऐसे समझो कि मान लो ये मैंने एक रॉड ले रखी थी ऐसे, और इसमें कहीं भी मैं 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ, है ना, A, B, C, और ये रॉड को इसी तरह से घुमाया जा रहा है जैसे कि ये घूम रही है, तो ये भी ऐसे करके घूम रही होगी। अभी रॉड ये यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद रॉड की जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, इस तरह से, यानी कि ये जो पॉइंट है A वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब अगर मैं कोणीय वेग की बात करता हूँ तो ओमेगा यानी कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, है ना। और अगर रेखीय वेग की बात करी जाए तो v इज इक्वल टू रेखीय विस्थापन अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कोणीय वेग निकाल के देखते हैं इन तीनों पॉइंट्स का, ये और ये। अब मुझे पता है कि जब रॉड यहाँ से यहाँ आ रही है, मान के चलो रॉड को यहाँ से यहाँ तक आने में और t टाइम लग रहा है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं A, B, C के, इनको भी यहाँ तक आने में t टाइम ही लगेगा, यानी समय तो सबको बराबर लग रहा है, तो t तो दोनों में ही कॉमन है सबके लिए। और अगर मैं केवल रेखीय विस्थापन की बात करूं तो देखो पॉइंट A का विस्थापन मात्र इतना, पॉइंट B का इतना और पॉइंट C का इतना। पॉइंट C का विस्थापन ज़्यादा है, पॉइंट C का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि इसका रेखीय वेग सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट B का उससे कम है तो इसका रेखीय वेग उससे कम होगा, और पॉइंट A का सबसे कम है तो इसका मतलब इसका रेखीय वेग सबसे कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु घूमती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूर्णन गति करता है तो उसके हर पॉइंट का रेखीय वेग जो है वो डिफरेंट होता है। जो पॉइंट घूर्णन अक्ष के एक्सिस के जितना ज़्यादा पास होगा उसका रेखीय वेग उतना कम, और जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका रेखीय वेग उतना ज़्यादा होगा। अब बात ज़रा कर लेते हैं हम कोणीय वेग की। टी सब के लिए सेम है, तीनों के लिए। थीटा इसके लिए और इसके लिए, सब के लिए थीटा भी सेम है। मान के चलें जैसे ये कोण अगर 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। तो जब थीटा और टी दोनों के लिए सेम है तो ओमेगा भी सबके लिए सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूर्णन गति करता है ना तो उसके हर पॉइंट का कोणीय वेग तो सेम होता है, लेकिन रेखीय वेग सबका अलग अलग होता है। तो मैं जो ऐसा मान के चल रहा था कि इस रॉड को हमने बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर रखा है, जितने भी अल्पांश होंगे सबका कोणीय वेग तो ओमेगा ही होगा, क्योंकि रॉड ही ओमेगा से घूम रही है, लेकिन सबके रेखीय वेग अलग अलग होंगे। अब जैसे जब ये रॉड ऐसे करके घूम रही है ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस पथ पर घूम रहा होगा, इस वाले पथ पर ये एलिमेंट घूम रहा है। कितने रेखीय वेग से घूम रहा है, तो मैं इसका रेखीय वेग मान के चल रहा हूँ v। सबका अलग अलग होगा, मैंने इसका जो रेखीय वेग माना हुआ है वो v माना हुआ है। और ये जो एलिमेंट है वो जिस पथ पर घूम रहा है ना, इस पथ की त्रिज्या होगी x। सारे एलिमेंटों के पथ अलग अलग बन रहे होंगे, लेकिन मैंने जो दिखाया हुआ है उसके पथ की, उसका जो वृत्ताकार पथ बन रहा है उसके पथ की त्रिज्या है स्मॉल x के बराबर। ठीक है ना। तो जब पहले हम देखते हैं कि इस एलिमेंट में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रॉड में कितना ईएमएफ प्रेरित हुआ वो निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इसको निकालते हैं और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, तो हम ये चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में चलती है तब उसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यही फॉर्मूला हम लेके चलेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VBL से। अब छोटा सा एलिमेंट है, उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी एप्सिलॉन। तो डी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू वो एलिमेंट जो हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं ना, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो v से चल रहा है, v की जगह v रहेगा। किस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को हमने b ही माना हुआ है, तो b की जगह भी b ही आएगा। और L यानी कि एलिमेंट चालक की लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है dx है, तो इसकी जगह पर dx आ जाएगा। कहने का मतलब वो छोटा सा जो एलिमेंट है उसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, जैसे हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में हमें संबंध पता होता है, और वो क्या है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, जहाँ r क्या है, रेडियस है उस पथ की जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है।
तो अगर मैं उस एलिमेंट के लिए देखूं तो वेलोसिटी उसकी भी कितनी थी v, है ना। वो जिस पथ पर घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या कितनी है, तो वो पथ की त्रिज्या है स्मॉल x, तो r की जगह स्मॉल x, और एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी ओमेगा ही है। तो इसलिए v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा हम v की जगह रख लेंगे, तब d एप्साइलन की वैल्यू हमें मिलने वाली है x ओमेगा b इंटू डी एक्स, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d एप्साइलन इज इक्वल टू ओमेगा b x इंटू डी एक्स। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया है कि हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट ले रखा था ना फिगर में इस छड़ के अंदर, उस एलिमेंट में उस छोटे से अल्पांश में इतना ईएमएफ प्रेरित हुआ है। अब हमें पता ये करना है कि इस पूरी रॉड में कितना ईएमएफ प्रेरित होगा, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट करते समय हम लिमिट क्या यूज करने वाले हैं, तो लिमिट लगाने के लिए हमें ये देखना होता है कि जितने भी अल्पांश हमने मान रखे हैं ना इसमें, तो क्या ऐसी लिमिट लगाएं कि वो लिमिट वो सारे एलिमेंट्स को कवर कर ले। अब जैसे देख रहा हूँ मैं कि पहला एलिमेंट यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां, 1000वां और अंतिम अल्पांश यहाँ होगा छड़ के दूसरे सिरे पर। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ तक आऊँ तो 0 से L, है ना, तो हमें लिमिट मिलेगी कि 0 से L के बीच में सारे एलिमेंट कवर हो जाते हैं। तो हम इस बार लिमिट लगाएंगे 0 से L और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो पूरी रॉड में जो ईएमएफ प्रेरित हुआ है वो हमें पता चलेगा कितना होगा। डी एप्साइलन को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट 0 से L, डी एप्साइलन का मान यहाँ रख देते हैं इसकी जगह, तो एप्साइलन इज इक्वल टू 0 से L ओमेगा बी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब ओमेगा और बी जितने भी एलिमेंट होंगे सब के लिए ये दोनों जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सबका कोणीय वेग सेम होता है तो ओमेगा कांस्टेंट है ना। बी, सारे एलिमेंट एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सबके लिए बी की वैल्यू भी सेम है। इसीलिए ये कांस्टेंट होने की वजह से मैं इसको तो अलग ले लेता हूँ, तो एप्साइलन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी, बाहर आ गए 0 से L, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एप्साइलन इज इक्वल टू ओमेगा बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और 0 से L। अब लिमिट लगा लें, तो एप्साइलन इज इक्वल टू ओमेगा बी इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर माइनस 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि ये जो रॉड घूम रही है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एल लंबाई की जो रॉड घूम रही है बी चुंबकीय क्षेत्र में, उसके इन दोनों सिरों के बीच में, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इन दोनों सिरों के बीच में इतना विद्युत वाहक बल, या फिर मैं कह लूँ इतना विभवांतर प्रेरित हो जाएगा, इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये बता दिया जाए कि ये जो रॉड घूम रही है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवृत्ति है वो n है या फिर f है, जो भी आवृत्ति हमें बता दी जाए। आवृत्ति f होने का मतलब 1 सेकंड में f सर्कुलेशन कर रही है, f चक्कर लगा रही है ये, तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, है ना, और वो ओमेगा की वैल्यू इसकी जगह रख लेंगे, तो एप्साइलन इज इक्वल्स टू 1/2 2πf इंटू बी एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एप्साइलन इज इक्वल्स टू एफ बी और पाई एल स्क्वायर। अब ये पाई एल स्क्वायर क्या है, आप देखो इस रॉड ने ये जो सर्किल बनाया है ना घूमते हुए, इस सर्किल की रेडियस कितनी है, ये जो वृत्त बनाया है इसकी त्रिज्या स्मॉल एल के बराबर है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई एल स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई एल स्क्वायर क्या है, घूमती हुई रॉड के द्वारा स्वैप किया गया एरिया है, इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है वो क्षेत्रफल है। तो मैं इसकी जगह क्षेत्रफल यानी कि A लिख सकता हूँ, तब एप्साइलन इज इक्वल्स टू एफ बी ए। अगला टॉपिक भी इसी से मिलता जुलता ही है। अंतर इतना कि अभी तक तो एक चालक छड़, एक कंडक्टिंग रॉड घूम रही थी, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें हमने ईएमएफ निकाला हुआ था। अब की बार एक डिस्क है, डिस्क यानी कि एक वृत्ताकार प्लेट है जिसको हम चकती बोल सकते हैं। तो एक डिस्क घूम रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसमें कितना ईएमएफ प्रेरित होगा और किन किन दो बिंदुओं के बीच में प्रेरित होगा, अब की बार हमें ये निकालना है। तो फिर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं आपको, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक डिस्क रखी हुई है ना, एक सर्कुलर प्लेट है कुछ इस तरह से।
और रखी नहीं है बल्कि घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, ओमेगा कोणीय वेग से ये प्लेट भी घूम रही है। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। किस तरह से घूम रही है कि इस प्लेट का जो प्लेन है, इस प्लेट का जो तल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड यूँ है और ये जो प्लेट है ना, सर्कुलर प्लेट, वो ऐसे करके घूम रही है इस तरह से। तब हमें पता करना है कि इसमें कहाँ कहाँ यानी किन दो बिंदुओं के बीच में और कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो अब की बार मैं क्या अपनी सुविधा के लिए ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर प्लेट है ना, ये बहुत सारी पतली पतली रॉड, बहुत सारी पतली पतली छड़ों से मिलके बनी हुई है। जैसे एक रॉड मैं आपको यहाँ दिखाऊं इस तरह से, है ना, इसी के बराबर में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 50वीं, ऐसे करते करते हजारों पतली पतली रॉडों को अगर मैं इस तरह से अरेंज करता जाऊँ ना, तो इस तरह की एक सर्कुलर प्लेट निकल के आएगी सामने। अलग से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये तो जैसे मान लो सर्कुलर प्लेट हो गई, एक रॉड, फिर उसके बराबर में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इनके बीच में भी और हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी पतली पतली छड़ों को हम ऐसे ऐसे करके मिला मिला के रखते जाएंगे, तो ऐसे करके हमारे लिए एक प्लेट तैयार हो जाएगी, वृत्ताकार प्लेट। तो इन बहुत सारी छड़ों में से, बहुत सारे अल्पांश के रूप में जो छड़ें काम कर रही हैं, उन बहुत सारी पतली पतली छड़ों में से मैं तुम्हें एक छड़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाली। लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इस प्लेट की रेडियस R के बराबर होगी, तो ये इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसका जो छड़ है ना, इसका एक सिरा कहाँ पर है, तो ये प्लेट के सेंटर पर है, और दूसरा सिरा कहाँ पर है, तो दूसरा सिरा इसकी परिधि पर है। तो हम पहले इस रॉड में कितना EMF प्रेरित हुआ है इसको निकालते हैं, और बाकी की जितनी भी रॉड होंगी, यानी कि पूरी प्लेट के लिए बाद में देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस रॉड में कितना EMF प्रेरित हुआ है। इससे जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने यही चीज़ें निकाली हुई हैं कि अगर कोई भी चालक छड़ है वो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे घूम रही है, तब उसमें कितना EMF प्रेरित होता है उसके दोनों सिरों के बीच में। तो हमने ये निकाला हुआ था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, है ना। ये वाले फॉर्मूले से हम ये पता कर लेंगे कि इस रॉड में जो कि एलिमेंट है, इस डिस्क का एक छड़ है ना, एक अल्पांश का काम कर रही है ये वाली छड़, इस अल्पांश में कितना EMF प्रेरित होगा तो निकालते हैं। अब क्योंकि मैं अल्पांश बोल रहा हूँ इसीलिए जो EMF प्रेरित होगा मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ D एप्सिलॉन से, इज इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा। ये रॉड कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो जितनी भी रॉडें होंगी सबका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा ही रहेगा, है ना। तो ओमेगा की जगह ओमेगा। किस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ वो B है, तो B की जगह B। और ये इसकी लेंथ है रॉड की। यहाँ जो रॉड हमें दी गई है या हमने जो मान रखी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो कैपिटल R के बराबर है। तो मैं यहाँ अब की बार R यूज करूँगा, R स्क्वायर। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि ये वाली जो रॉड है ना, इसमें इतना EMF प्रेरित हुआ है इसके दोनों सिरों के बीच में। दोनों सिरों से मतलब एक सिरा ये वाला और दूसरा सिरा ये वाला, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा ना वो इतना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ऐसी ऐसी इसमें हजारों छड़ें हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब में ही क्या इतना इतना EMF प्रेरित होगा, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, हर तरीके से सभी रॉडें जो हैं वो एक जैसी हैं। तो जितना विद्युत वाहक बल इस छड़ के दोनों सिरों के बीच में प्रेरित हुआ है ना, उतना ही विद्युत वाहक बल बाकी की सभी छड़ों के बीच में भी प्रेरित होगा, उनके दोनों सिरों के बीच में। तो अगर हमसे पूरी डिस्क की बात करी जाए कि इस पूरी चालक प्लेट, वृत्ताकार प्लेट में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक उतना ही होगा जितना कि एक रॉड में है। यानी कि जितना एक रॉड के दोनों सिरों के बीच में प्रेरित हुआ है ना, ठीक उतना ही EMF प्रेरित होगा पूरी रॉड में। अब उसकी वजह क्या है, इसमें तो ऐसी ऐसी हजारों छड़ें हैं, फिर भी पूरी प्लेट का विद्युत वाहक बल उतना ही क्यों रहेगा जितना कि एक रॉड का होता है। तो अगर हम इन सभी छड़ों को ध्यान से देखें, जैसे मैं अगर यहाँ दिखा रहा हूँ, पहली छड़, दूसरी छड़, तीसरी, ये जितनी भी रॉडें हैं ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल क्रम में जुड़ी हुई हैं, सब समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। देखें अब के बारे में कुछ कम दिखा रहा हूँ, जैसे एक रॉड ये है, इसके अलावा दूसरी रॉड कोई ये ले ली, ये कोई तीसरी छड़ ले रखी है, ऐसी ऐसी बहुत सारी छड़ें होंगी। मैंने आपको उनमें से कुछ छड़ें दिखाई हुई हैं। अब इन छड़ों को अगर देखा जाए तो जितनी भी छड़ें हैं ना, ये इन सब छड़ों के एक एक सिरे, ये वाला इसका, इस वाली छड़ का ये सिरा, इस वाली छड़ का ये सिरा, इन सब के एक एक सिरे तो आपस में कनेक्टेड है ना।
और दूसरे सिरे, जैसे ये वाली छड़ का ये है दूसरा सिरा, ये वाली छड़ का ये दूसरा है, ये वाली छड़ का ये, इन सभी छड़ों के जो दूसरे सिरे हैं वो सब आपस में परिधि पर हैं। यानी कि परिधि ने, ये जो सर्कल है ना, इसकी परिधि ने इन सभी छड़ों के दूसरे सिरों को आपस में जोड़ रखा है, और इन सभी छड़ों के पहले सिरे जो है वो वैसे ही एक जगह पर हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितनी भी रॉड है ना, जितनी भी छड़ें हमें इस फिगर में दिखाई दे रही हैं, सब पैरेलल जुड़ी हुई हैं, सब समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि समांतर क्रम में भी जोड़ने का यही तरीका है कि मान लो मेरे पास में ये 3-4 रेजिस्टेंस है ना, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये वाला है, एक प्रतिरोध ये वाला है। अगर मैं इनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहता हूँ एक दूसरे के साथ में, तो मैं क्या करूँगा, इन सब के एक सिरों को आपस में जोड़ दूँगा, है ना। किसी भी तरीके से मैंने इन सब को आपस में जोड़ दिया एक तार लेके, और दूसरे तार से दूसरे सिरों को आपस में जोड़ दिया। तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों प्रतिरोध पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में समांतर क्रम में जुड़ चुके हैं, है ना। क्योंकि इन सब के एक सिरे पॉइंट ए से जुड़े हुए हैं, ये वाला पॉइंट ए से, इसका पहला ए से, इसका पहला ए से, और सबके दूसरे जो सिरे हैं वो सब पॉइंट बी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। यही व्यवस्था कुछ यहाँ पर है कि जितनी भी छड़ें हैं ना, इन सब का एक सिरा आपस में सेंटर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो सिरा है वो सब आपस में परिधि ने जोड़ रखे हैं। इसका मतलब जितनी भी छड़ें मैंने इसमें कल्पना करी है ना, जितनी भी रॉडों की मैंने कल्पना करी है, सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ी पड़ी हैं। और क्योंकि सब पैरेलल में जुड़ी पड़ी हैं, इसीलिए सबके लिए पॉइंट ए और बी के बीच का व्यवांतर सेम आएगा। कहने का मतलब, अगर मैं एक तार यहाँ से निकाल रहा हूँ और दूसरा तार मैं परिधि से निकाल रहा हूँ, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यहाँ समझें फिर से, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो इस प्रतिरोध के सिरों का व्यवांतर 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का व्यवांतर कितना होगा, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी 10 वोल्ट ही होगा। कैसे होगा वो भी समझ लो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर अगर 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये वाले सिरे का विभव -5 और ये वाले सिरे का विभव +5, तो इन दोनों का अंतर हो गया 10 वोल्ट, है ना। -5 और +5 का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ, -5 और -+5, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो माइनस का 10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब 10 वोल्ट विभवांतर हो गया इन दोनों के बीच का। तो ऐसे ही ये वाला सिरा -5 और ये वाला सिरा +5 पर होगा, ये वाला सिरा -5 और ये वाला सिरा भी +5 पर होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 वोल्ट के लिए ये -5 ये +5 ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ये -2 हो और वो प्लस का 8 हो, तब भी उन दोनों का व्यवांतर 10 वोल्ट ही आएगा। मैं सुविधा के लिए ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब देखो ये और ये, इन तीनों के सिरों का विभव अगर -5 वोल्ट है, तो पॉइंट ए का विभव भी कितना होगा, -5 वोल्ट। ये तीनों सिरे अगर +5 वोल्ट के विभव पर हैं, तो ये बी सिरे का विभव भी कितना होगा, +5 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देखूंगा तो वही निकल के आएगा फिर से 10 वोल्ट। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसे रेजिस्टेंस या कुछ ऐसी छड़ें हैं जिनके सिरों का विभवांतर सेम है, और ऐसी छड़ों को अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तब भी उन दोनों के सिरों का, जितने भी छड़ें हैं ना, सब के सिरों का विभवांतर उतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। अब जैसे मैंने इस छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर निकाला, जिसको मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहा हूँ, जो कि इतना आ रहा है। बाकी की दूसरी जितनी भी छड़ें होंगी इस प्लेट के अंदर, सबके सिरों का विभवांतर भी इतना ही होगा, और सब की सब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में भी जुड़ी पड़ी हैं। तो जब समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तब भी इन सब के सिरों का विभवांतर उतना ही रहेगा जितना कि पहले एक के सिरे पर था, जैसे कि हम यहाँ इस चीज़ को समझ रहे थे अभी। तो मैंने एक सिरा यहाँ से निकाल लिया, जैसे कि यहाँ से निकाला था पॉइंट ए, और दूसरा हमने परिधि से निकाल लिया। परिधि से क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि जितनी भी छड़ें थी ना, सबके दूसरे सिरे परिधि पर ही तो रुके यहाँ के, और पहले सिरे कहाँ पर हैं, सेंटर पर हैं। तो एक वायर मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, दूसरा वायर मैंने परिधि से निकाला हुआ है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों सिरों के बीच में, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर ठीक उतना ही होगा जितना कि किसी एक छड़ के सिरों का मध्य विभवांतर है। और कोई भी एक छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, 12ω/BR²। तब फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई डिस्क है, अगर कोई चालक वृत्ताकार प्लेट और किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से,
तब उसके सेंटर और उसकी परिधि, है ना, परिधि पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ मैं, सेंटर और उसकी सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि के मध्य जो विभवांतर या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। यानी कि जितना एक रॉड में इंड्यूस्ड हुआ था ना ईएमएफ, उतना ही ईएमएफ होगा इससे, यानी कि सेंटर और इसकी परिधि के बीच का। अब इसको तुम थोड़ा सा अलग रूप में लिख सकते हो। अगर हमें ये बताया जा रहा है कि ये एफ फ्रीक्वेंसी से घूम रही है, 1 सेकंड में एफ चक्कर लगा रही है, तब मैं यहाँ लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हाफ 2 पाई एफ बी आर स्क्वायर, है ना, 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, तो ये इस वृत्ताकार प्लेट का एरिया हो गया, तब एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एफ बी ए। ये दूसरे रूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता चल गया है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक वाला आप बोल रहे हो ना, ये वाला या फिर ये वाला, ये कौन कौन से दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है, तो ये है इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर और इसकी परिधि के बीच का जो विभवांतर है ना, यानी कि इतना जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वो इस वृत्ताकार प्लेट के केंद्र और परिधि के मध्य प्रेरित हुआ है।